नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़िन। खबर बात की खास बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। दोस्तों, आपके भी घर में काफी सारे इनविटेशंस आए रहेंगे, एक या दो तो आए ही होंगे, लेकिन बहुत जगह पर हम लोग देखें तो इस समय शादी का माहौल बना हुआ है। और इस विषय पर ही चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है श्री माधव गुरुजी जी को, जो कि राज ज्योतिष यांत्रिक भी है। नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, शादी ये विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी जगह पर देखा जाता है कि कुंडली मिलाई जाती है शादी से पहले। कुंडली ये होती क्या है, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो एक ये मंगलमय वातावरण में एक श्लोक का अनुवाद करेंगे। जी जरूर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। खास बात के सभी दर्शकों को जिनके अभी शादी के लिए जो उत्सुक है, उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत जल्दी ही उनकी शादी तय हो जाए। और एस्ट्रोलॉजी से एंगल से अगर हम देख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी एंगल में कुंभ, तुला और मिथुन, ये जो तीन राशि है, तीन राशि के लड़के या लड़की जो भी हो, तो उनके लिए अभी गुरु बल नहीं है, क्योंकि 4, 8, 12 में बृहस्पति यहाँ पे विराजमान जो है वो वृषभ राशि में विराजमान है। तो मई महीने तक कुंभ, तुला और मिथुन ये राशि के बच्चों के लिए गुरु बल नहीं है। तो गुरु बल नहीं होने से उनमें अभी शादी के योग नहीं है। तो उनके छोड़ के बाकी सभी लोगों में अभी शादी के लिए बहुत अच्छे योग चल रहे हैं, तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाए। दूसरी बात है कि जैसे शादी करने का रहता है तो सबसे पहले ये बात आ जाती है कि कुंडली मिल रही है क्या। फिर दूसरा बात आ जाता है कि वो मांगलिक है क्या, वो मंगल है क्या, ये है क्या, वो है क्या। फिर पंडित जी को जाके कुंडली दिखाई जाती है और फिर वो बोल देते हैं कि हाँ इतने गुण आ रहे हैं और शादी मिलाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि कुंडली क्या होती है। तो कुंडली ये होती है कि कुंडली माने तो हमारा पूरा रिज्यूम है, हमारा बायोडाटा है। जिस समय इस पृथ्वी पे हम आए, इस वसुंधरा पे हमारा आगमन हुआ, माँ के कोख से हमने जन्म लिया है। तो माँ के कोख के साथ में जब हम जन्म लेते हैं तो उसके साथ में हमारा जो नाल जिसे बोलते हैं कि नाल के साथ में हम बाहर निकलते हैं, और वो नाल जिस समय हमारी कट हो जाती है उसी समय हमें लिख के मिलता है कि उस समय से हमारा अस्तित्व इस वसुंधरा पे, इस पृथ्वी पे शुरू हुआ है। और वो जो समय है, वो समय की हमारी जो ग्रह स्थिति है कि कुंडली में के 12 स्थानों और 12 ग्रहों का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, उसकी पूरी जानकारी उसमें मिल जाती है कि कौन से तिथि पे आपका वसुंधरा पे आगमन हुआ, किस समय आप आए थे, कौन से महीने में आप आए थे, कौन से शुभ समय पे, कौन से तिथि पे आप इस वसुंधरा पे विराजमान हुए। और उसके अनुसार जो कुंडली रहती है वो कुंडली में आपके योग रहते हैं और वो योगों के अनुसार आपकी पूरी जिंदगी आगे बिताई रहती है। तो एक कुंडली माने बोले तो खाली 12 ग्रह या 12 राशि या उसके फलित इतना ही नहीं है। तो एक कुंडली बोले तो आपका पूरा जीवन है, पूरा आपका जीवन परिचय है। जैसे आपका नाम है कि कोई भी आप देखे, कोई भी आदमी को अरे कौन वो, उसका वो नाम, वो ऐसा नाम है, वो अमोल है, वो माधव है, तो ये नाम भी हमारा लिखने के लिए उसे कुंडली होना बहुत जरूरी रहता है। तो कुंडली से वो नाम लिखा जाता है। तो नाम जो हमारा महत्तम भाग है, नाम जो हमारी पहचान है, नाम जो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, वो अगर चीज देने वाली उससे पहले की या जिससे वो निकलती है तो मेन चीज कोई रहेगी तो वो कुंडली है। तो कुंडली वो है कि वो हमारा अभेद्य जीवन परिचय है। हम जीवन में कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन में कहाँ ऊंचाई है, कहाँ नीचाई है, हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, और हमने क्या करना चाहिए तो हम अच्छे रह सकते हैं और किन कदम से हम बुरे हो सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी जो जिसमें मिलती है वो चीज कुंडली है। कुंडली है। लेकिन कुंडली का गुण मिलन किस तरह किया जाता है, मतलब किस तरह मिलाई जाती है कुंडली? कुंडली का तो एक पार्ट ऐसा है कि कुंडली का आपने पूछा है, सबसे अच्छा प्रश्न पूछा है कि कुंडली तो मान लो कि शादी के समय ही लोग निकालते हैं। हाँ, कि अभी शादी करने वाले हैं तो अभी उसकी कुंडली लगेगी, फिर वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो टाइम पे वो आया है, और फिर वो जाके पंडित को दिखाते हैं लड़की की कुंडली है, लड़के की कुंडली है। फिर पंडित उसको दोनों को लेके फिर मिलाप करता है और फिर बोलता है कि हाँ इतने गुण आ रहे हैं, उतने ये आ रहे हैं। तो गुण मिलन क्या है? तो गुण मिलन में सबसे पहले आवश्यकता है कि जैसे हम शादी करने को जाते हैं तो शादी करने के लिए जैसे आगे जाके उनको गृहस्थ जीवन जीना है, एक दूसरे के साथ में अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। फिर वो दोनों समाज में एक ही समाज के रहते हैं या अलग समाज के रहते हैं, दोनों का घर संसार अलग रहता है। हर एक अभी के इसमें बोला जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग से होता है। फिर आगे जाके एक ही घर में एक ही इसमें दोनों की विचार शक्ति कितनी जलेगी, दोनों का विचारधारा कितने एक साथ चलेंगे, तो वो देखने के लिए जो मिलाप होता है वो कुंडली गुण मिलन होता है। दूसरी बात मेनली कुंडली में ये देखी जाती है कि जैसे एक बार शादी होकर लड़का लड़के दोनों अपनी गृहस्थी जीवन चालू कर लेंगे, पति पत्नी के सहयोग में आ जाएंगे, तभी एक दूसरे का उनका मिलन कैसे रहेगा, यानी एक दूसरे के स्वभाव को वो अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे क्या। दूसरी बात यह रहती है कि जैसे कि उसके बाद में आगे जाके उनके पीढ़ी को भी बढ़ाना है, जैसे मानवता का धर्म बनाना है, नया मानव की निर्मित करनी है, तो निर्मित करने के लिए भी उनकी कुंडली अनुकूल है क्या कि एक दूसरे के साथ में आकर उनके शरीर से कोई अलग शरीर की उन्नति होगी, वो उन्नति वाला शरीर है वो भी अच्छा होगा क्या, तो ये भी कुंडली से देखा जाता है। तीसरी बात ऐसी रहती है कि जब भी वो उसको लेके घर पे आएंगे तो उसके जीवन में वो लाभकारी रहेगी क्या, कि उससे क्या लाभ होगा, उसके घर वालों को क्या लाभ
लाभ होगा, उसके संसार को क्या लाभ होगा। तो ये तीनों चीजें देखने के लिए कुंडली गुण मिलन किया जाता है, उस समय वो कुंडली मिलाई जाती है। अच्छा, लेकिन हर शादी में या हर इसमें कुंडली मिलन की आवश्यकता होती है क्या? या कई बार ऐसी शादी होती है, जैसे हम आजकल के जमाने में तो लव मैरिजेस हो जाती है, तो तब क्या किया जा सकता है? या कोई ऐसी आवश्यकता जरूरी है क्या, होती है क्या? नहीं, सबसे पहले देखा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि कुंडली गुण मिलन बहुत ही अत्यावश्यक है, होना ही चाहिए। इसके पीछे 3 कारण हैं, क्योंकि कैसा है कि एक दो जीवन के, अब देखो शादी एक ऐसा पार्ट है कि शादी के पहले एक यहाँ पे पैदा हुआ है महाराष्ट्र में, दूसरा पैदा हुआ है राजस्थान में, फिर वो समय वो 20-22 साल एक दूसरे को नहीं उन्होंने कभी देखा है, नहीं उन्होंने कभी उसको जाना है, नहीं उनको समाज मालूम है, कुछ मालूम है, और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और सामने आ जाके उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है, या कोई रिलेटिव से, या अभी जैसे वधू और सूचक मंडल वगैरह बहुत सारे जगह पे है, तो उनसे इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद में वो एक दूसरे के सामने आते हैं। तो 22 साल वो अपनी अपनी जिंदगी उन्होंने जी रहती है, फिर एक दूसरे के चॉइस है या एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके अगर उनको जिंदगी जीनी है, तो उस समय उनको सबसे पहले ये उनका बायोडाटा है कि वो पहले एक दूसरे से मैच हो रहा है क्या। अगर वो मैच हो रहा है तो ये देखना बहुत जरूरी है, अगर मैच हो रहा है, उसमें अगर गुण अच्छे आ रहे हैं, तो फिर वो शादी करेंगे, तो वो शादी लॉन्ग मोमेंट तक उनकी चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा। दूसरी बात ऐसी रहती है कि कई बार लड़के के कुंडली में या लड़की के कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं। अच्छा। जैसे कई लड़के के कुंडली में ही ये योग है कि उसकी शादी हो जाने के बाद में वो विधवा हो जाएगी, या लड़के की कुंडली में योग है कि 2-4 साल के बाद में उसकी शादी टूट जाएगी, उसका डिवोर्स हो जाएगा, या वो विधुर हो जाएगा, उतनी पत्नी एक्सपायर हो जाएगी। तो ये अगर कुंडली में दोष रहेंगे, तो अगर हम पहले ही कुंडली मिलाते हैं, तो कोई अच्छे ज्ञानी पंडित को हम जाके कुंडली बताते हैं, तो उसी समय अगर अच्छा ज्योतिषी रहे, अच्छा पंडित रहे, तो वो आपको बोल सकता है इसकी कुंडली में विधवा योग है। एक तो ये लड़की आप ना करो, और अगर ये लड़की आपको करने की रहेगी, आपके बाकी सब बातें आगे हो गई है और इनकी कुंडली भी मिल रही है, तो फिर उसमें कई सारे उपाय रहते हैं कि ये उपाय करके आप ये शादी कर सकते हैं। फिर वो उपाय होने के बाद में, वो शादी हो जाने के बाद में मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि उस प्रकार के कष्ट, उस प्रकार के दुख नहीं सहने पड़ते हैं। या किसी की मैरिज लाइफ में ऐसा रहता है कि दोनों का नेचर है वो टैली होने ही वाला नहीं है, फिर उस समय के लिए अगर उनके साथ में शादी हो जाएगी, तो 1-2 साल में कई शादी आप देखते होंगे कि हो गया, और 1-2 साल में वो डिवोर्स हो गए, या 1-2 साल के बाद में उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया लेकिन वो विभक्त रह रहे, या उनके जीवन में वो नहीं है जो चाहिए, जो एक गुण मिलन चाहिए, जो एक मिलाप चाहिए, वो मिलाप नहीं है। कितने सारे परिवार आज भी ऐसे है कि उनके 2-2 बच्चे हो गए, बड़े हो गए, फिर भी मियाँ बीबी का झगड़ा रोज शाम में चालू है। तो ये बातें अगर आपको अवॉइड करनी है, तो वास्तविकता में आपको कुंडली देख के ही शादी करनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई मिलन होना चाहिए। और एक बात नाज़नीन जी, आपने पूछा कि अगर लव मैरिज कर रहे हैं और अगर कुंडली नहीं मिल रही है, तो फिर क्या किया जाए। तो कुंडली गुण मिलन के समय उसके कोई ड्रॉबैक्स भी ऐसे हैं, कई प्रकार ऐसे भी जीवन में, जैसे कि मैंने अभी तक जो कुंडली गुण मिलन में नियर अबाउट मैंने 16,000 के ऊपर अभी तक गुण मिलन की कुंडली देखी हुई है, गुण मिलन किया हुआ है। तो 16,000 के बाद में एक तो मैं एक्सपीरियंस ये पैदा कर रहा हूँ कि ये इतना तो मैंने जान लिया है कि कोई कुंडली उसको ऐसे ही नहीं आती, उनका कोई ना कोई संबंध है, जैसे मेड फॉर ईच अदर जिसको बोलते हैं। तो कभी कभी लव मैरिज में ऐसा होता है कि कुंडली के गुण 13 ही आ रहे हैं, लेकिन 13 गुण आने के बाद में हम बोलते हैं कि नहीं तुम बिंदास शादी करो। अच्छा। और उन्होंने शादी की है, आज जाके उनका परिवार भी पूरा बढ़ रहा है। अच्छा। कितने लोग तो बुढ़े भी हो गए, लेकिन उनके जीवन में कोई समस्या आई नहीं है। तो उसके लिए ऐसा रहता है कि वो कुंडली देखने के बाद में मालूम हो जाता है कि ये मेड फॉर ईच अदर है। अच्छा। अगर वो मेड फॉर ईच अदर है, फिर उनकी कुंडली में जो मिला पार्ट है वो अगर मिल रहा है अच्छी तरह से, और फिर बाकी उनके गुण नहीं आ रहे, तो उसको कोई भी विद्वान, कोई भी ज्योतिष या शास्त्र भी उसे ये प्रमाणित देता है कि आप शादी कर लो। तो वैसे अगर लव मैरिज करनी भी रहेगी और लव मैरिज आपकी तय है, तो भी आप एक बार देख लो कि कुंडली में आपके गुण मिलन आने हैं क्या। अगर आप मेड फॉर ईच अदर है और आपके कुंडली आपको देखनी है, तो कुंडली देखने के बाद में आपको पता चली जाएगा कि आपका गुण मिलन होगा ही होगा। अच्छा, तो इस प्रकार से अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो भी गुण मिलन करके फिर उन्होंने शादी करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, जैसे आपने अभी बातों बातों में कहा कि सिर्फ 13 ही गुण मिल रहे, फिर भी परमिशन दी जाती है कि नहीं आप लोग शादी कर सकते हो। तो 36 गुणों में से ज्यादा कितने गुण मिलने चाहिए और कितने कम गुण रहेंगे तो वो शादी नहीं करनी चाहिए? ये पास और फेल जैसा है। हाँ। अगर कितने गुण जमने चाहिए और कितने नहीं जमने चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं 100 मार्क्स का, अगर हम पेपर फिलअप करते हैं तो 40 मार्क्स हमें पासिंग के लिए आवश्यक है। फिर हमें 40 मार्क्स मिल गए तो आपको पास सर्टिफिकेट दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में वैसे 36 गुण है। अभी एक सबसे पहले ये हमें अगर ये विषय को अगर पूरा जानना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 36 गुण ही क्यों है। तो 36 गुण इसलिए है कि 8 प्रकार के टोटल हम गुणों को देखा जाता है, जिसमें नाड़ी देखी जाती है, जिसमें ग्रह मैत्री देखी जाती है, जिसमें वश देखा जाता है, उसके बाद में वर्ण देखा जाता है, योनि देखी जाती है, उसके बाद में इनका तारा देखा जाता है, फिर उनका ग्रह बल देखा जाता है, उनका नक्षत्र देखा जाता है। ये 8 ही उस स्वर पे 8 मार्क्स के फर्स्ट है, वर्ण से लेके नाड़ी 8वां। तो 1 2 3 4 ऐसे 8 मार्क लाइन से दिए गए हैं। तो उसकी 1 की और 8 की सबकी मिलकर टोटल जो होती है वो 36 होती है। तो आउट ऑफ गुण मिलन 36 ही है। 36 के ऊपर 37वां है नहीं। तो 36 में आपको मिलाप करना है। तो 36 में मैक्सिमम शास्त्र ये प्रमाण करता है कि 18 के ऊपर गुण आने चाहिए, या विदाउट दोष की कुंडली में कोई दोष नहीं है और उनके 16 गुण आ रहे हैं तो 16 गुण के लिए भी
धर्मपदा मान्य है कि ये शादी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर बाकी कोई दोष बनते हैं और ये बनता है तो मिनिमम 18 प्रकार के तो जो गुण हैं वो टैली होने चाहिए। तो 18 गुण के ऊपर कुंडली मिलाप होनी चाहिए, मिनिमम 18 तक गुण आने चाहिए। तो मिनिमम 18 गुण आ गए तो उसमें कंप्लीटेशन हो जाएगा। और मैंने पहले उसे ये बात बिल्कुल उल्टी मैंने एक सवाल पहले आपका जवाब में बोली है कि कुंडली के गुण मिलन में उनके 13 ही गुण आ रहे हैं और फिर भी मैंने बोल दिया कि आप शादी करो करके। तो इसमें कैसे कि 36 में 36 के 36 इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये शास्त्र बहुत पुरातन है। जैसे पहले इसमें जमाने में हम देखे जाते थे तो शादी किस उम्र में होती थी, तो लड़की की उम्र रहती थी 7 या 8 और लड़के की उम्र रहती थी 10-11। तो उनके पास ये एजम्पशन नहीं है कि वो आगे जाके उनके जब भी जीवन में वो आएंगे तो क्या उनका रवैया रहेगा, उनका सब्जेक्ट कैसा रहेगा, उनका नेचर कैसे रहेगा, किस तरह से वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनका सुख कैसे रहेगा, वो तामसी रहेंगे या क्या रहेंगे, ये सब बात की उसकी इंट्रोडक्शन उसकी पहचान करने के लिए अगर कोई चीज थी तो वो कुंडली थी। तो कुंडली से वो लोग मिलान करते थे कि हाँ इसका गण कौन सा है, मनुष्य गण है तो ये सात्विक विचारों का रहेगा, इसका देवगुण है तो ये उच्च विचारों का रहेगा, इसका राक्षस गुण है नहीं तो ये कलह प्रिय रहेगा, ये झगड़ा करेगा। तो ये गणों से देखा जाता है। तो उस समय एजुकेशन भी नहीं था, लड़का लड़की का आप देखेंगे तो स्कूल नहीं थे, मौजूद नहीं थे, तो एजुकेशन नहीं था। अभी कौन सा भी लड़का देखो तो एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएट रहता है, तो उनमें मैच्योरिटी आ गई है। तो अभी गण समझो कि मनुष्य गण और राक्षस गण है, तो एस्ट्रोलॉजर भी इतना ध्यान नहीं देते कि राक्षस गण और मनुष्य गण है तो इसको बाजू में करो, वो तो मैच्योर्ड है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, तो उसको अवॉइड किया जाता है, तो वो नहीं लेके जाते। मेनली पार्ट इसमें यह देखा जाता है कि जैसे वो शादी करने के बाद में उसके घर की जैसे कोई की पत्नी की पहचान करके देते हैं तो बोलते हैं मेरी अर्धांगिनी है या मेरी धर्म पत्नी है। तो जैसे माँ का और बच्चे का रिश्ता है, ये दोनों का रिश्ता एक साथ रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि झगड़े में बच्चा माँ पे हाथ भी उठाना लगाया भी, लेकिन बच्चे में और माँ में कभी भी डिवोर्स होता नहीं है। बराबर है। क्योंकि क्या है, क्योंकि वो पेट से पैदा हुआ है। और उसके अगेंस्ट में बिल्कुल ऐसा है कि पत्नी का और उसका अर्धांगिनी होने के बाद में भी डिवोर्स होता है, क्योंकि ये धर्म का रिश्ता है। तो धर्म का रिश्ता है तो धर्म में सबसे बात यह देखी जाती है कि वो लड़की उसके लिए कितनी लाभकारी है। वास्तविकता में उन दोनों का गुण मिलन है तो उन दोनों के नेचर एक दूसरे से टैली होंगे। अच्छा। ठीक है, अगर वो होंगे तो अच्छी बात है। फिर अगर समझो गण उनके अलग है तो उसके मार्क्स हम साइड में देंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छे एजुकेटेड है तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट देखा जाता है कि दोनों का आगे जाके जैसे उनको नई पीढ़ी का निर्मित करना है, नई पीढ़ी लानी है। हर एक का शादी के पीछे यही मकसद रहता है कि मेरे परिवार को आगे बढ़ाए, मेरे वंश को आगे बढ़ाए। तो उनका वंश आगे बढ़ने के लिए क्या वो दोनों की कुंडली, वो दोनों का मिलन सही रहेगा, वो दोनों भी उसमें गुण मिलन में, जैसे कि एक समय शादी के बाद में वो दोनों इकट्ठा आ जाएंगे तो उनके शारीरिक संबंध में भी वो सेटिस्फाई रहेंगे कि नहीं, वो भी हम कुंडली से जानते हैं। तो योनि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे योनि जो है वो योनि टैली होनी चाहिए। अच्छा। 14 प्रकार की योनि शास्त्रों में बताई गई है और 14 प्रकार के योनि के एक दूसरे के साथ में अलग अलग योग के योनि मैत्री दोष है, योनि शत्रु दोष है, ऐसे 14 प्रकार के दोष भी उसमें बताए गए हैं। तो उसमें कोई अगर निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं आ रहा है और फिर उनकी कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन उनका वो दोनों का एजुकेशन अच्छा है, वो दोनों को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, उन दोनों का योनि मैच हो रहा है, तो जैसे कि आगे जाके शारीरिक संबंध में वो सेटिस्फाई रहेंगे, उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो उस समय फिर कुंडली में अगर उनका कोई भी कारण से 13 या 12 गुण भी आ रहे हैं या कोई मृत्यु षडाष्टक जैसा बड़ा ये भी नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर बेलाशक एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि नहीं आप शादी करो, ये आपके लिए जरूर फायदे में रहेगा। तो जैसे आपका मेन क्वेश्चन है कि कितने गुण आने चाहिए, तो कितने गुण आने चाहिए, इससे अच्छा है कि जो कुंडली में जैसे उनकी नाड़ी है वो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, उनकी योनि है वो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए और वो एक दूसरे को अनुरूप चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेड फॉर ईच अदर चाहिए। अगर वो वैसे है तो फिर उनके गुण में 18 रहे, 16 रहे या 23 रहे या 26 रहे, उसका कोई मायने नहीं है। वो दूसरों के एक दूसरे के साथ में आनंद से रह सकते हैं, उनका संसार हरा भरा रह सकता है और वो प्यार से रह सकते हैं। और अगर इतनी सब बातें जैसे कि एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी बात है एक दूसरे को लाभकारी है, तो उस समय देखने की आवश्यकता ही नहीं, उनके गुण ऑटोमेटिकली मिल ही जाते हैं क्योंकि वो मेड फॉर ईच अदर है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल मेरे मन में उमड़ रहे, दर्शकों के मन में उमड़ रहे, इन सभी सवालों का जवाब हम आज आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए खास बात नाज़नीन के साथ। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास बात नाज़नीन के साथ और हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री माधवराव गुरुजी। माधव जी, आपसे मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जब बहुत बार अभी जैसे आपने कहा कि इतने ही गुण मिलने चाहिए, 18 गुण एटलीस्ट मिलने चाहिए और 13 होने पर भी कभी कभी वो अगर सही है तो परमिशन दी जाती है शादी के लिए, लेकिन काफी दफा ऐसे देखा गया है कि 36 के 36 गुण मिलते हैं, लेकिन फिर भी कई पंडित, कई ज्ञानी शादी करने के लिए मना कर देते। उसके पीछे क्या कारण होता है?
इसके कारण के लिए तो सबसे पहले कि आपको लॉजिक थोड़ा यूज करना होगा। जैसे कि किसी के साथ में हमारा नहीं जम रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे साथ में उसका नहीं जमता है, तो क्या बोलेंगे आप उसको लॉजिक में? जैसे लैंग्वेज में, जैसे नॉर्मली लैंग्वेज यूज होती है उसमें क्या बोलते हैं आदमी? सेम नेचर है हम लोग का। नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं कि इसके साथ में मेरा नहीं जम रहा है तो हम बोलते हैं उसके साथ में मेरा 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा, अरे नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मेरा उसके साथ में 36 का आंकड़ा है। तो 36 का आंकड़ा माने बोले तो 36 का आंकड़ा वो हो जाता है कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और दोनों फिगर का आप मिलाएंगे 3 और 6 तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है वो, उनका शेप अलग से है, उनकी वैल्यू डबल है। तो 36 गुण अगर एक साथ में हो जाते हैं तो 36 गुण में जैसे कि उसको किसी की उपमा दे रहे हैं उसको कि उसके जैसा कौन है, उसके जैसा वो है, उसके जैसा वो है। तो शादी में दोनों, एक तो औरत और पति और पत्नी, ये दोनों अगर सेम लेवल पे रहेंगे, उनका दोनों का सब सेम है तो सब सेम रहेंगे तो वो मजा नहीं लेंगे। शास्त्र भी इस बात का रहता है कि एक नेगेटिव होना चाहिए तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो उनका अच्छी तरह से चलेगा। तो सबसे पहले बात है कि जैसे 36 गुण अगर आ रहे हैं पूरे सबके सब सेम है तो उनको जिसमें कि किसको एक दूसरे को ऐसा वो फॉलो नहीं करते, फिर वो अपने मर्जी चलते हैं, उनको ईगो बहुत रहती है। कि 36 अगर हो जाए तो इनको ईगो रहेगी क्योंकि वो दोनों में सेम है, दोनों के उसको वो जितना कमा रहे उतना वो पैसे कमा रहे हैं, वो जितना एजुकेटेड है उतना ये एजुकेटेड है और इतना सब सेम है, दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सेम है। तो इतना सब होने के बाद में वो एक दूसरे के साथ में टैली नहीं करेंगे, खुद को ईगो महसूस करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले उनमें सिमिलरिटी है तो सिमिलरिटी में वो बात वो टैली नहीं कर पाते। जैसे घरेलू जीवन में हम एक के ऊपर दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हमेशा वो एक दूसरे के कंपैरिजन में रहेंगे, मेरे पास ये है, इसके पास ये है क्या, उसके पास वो है, मेरे पास ये है क्या। तो ये घरेलू जीवन का हो जाता है। दूसरी बात यह कि अगर 36 गुण जब भी मिल जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसार शादी खाली इसलिए नहीं कर रहा है कि धर्म के लिए कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसका वंश बढ़ना चाहिए, वो इसलिए बढ़ रहा है कि उसको एक जिंदगी में साथ चाहिए हमेशा के लिए, वो साथ उसको रहनी चाहिए और साथ उसको रहनी चाहिए तो उनका दोनों का मिलन उस तरह से चलना चाहिए। जब 36 गुण आ जाते हैं तो 36 गुण में देखेंगे कि राम और सीता की कुंडली 36 गुणों से मिलन थी। अच्छा। उनका जीवन तो बहुत यानी धर्म के हिसाब से था, वो धर्मात्मा थे, वो भगवान का अंश बोलने का तो खुद भगवान थे। तो खुद भगवान होने के बाद में कई सारे कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। राधा जी और कृष्ण जी का आप गुण मिलन देखेंगे तो उनका भी 36 गुण से ही गुण मिलन था। तो 36 गुण से गुण मिलन से जैसे कि पुरातन से हम जितने कुंडलियां देखते आ रहे हैं या मेरे प्रैक्टिस में मैंने जितने देखी है कि शादी हो जाने के बाद में 36 to 36 गुण है तो लाइफ में उन्होंने बहुत सारा कुछ झेला है। मैं ये नहीं करना कहता कि वो डिवोर्स ही हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारा समय वो एक दूसरे के साथ में नहीं बिता पाते। कई अलग कारण रहेंगे, कोई अच्छे भी रहेंगे या कोई बुरे भी रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम दौर पे ये देखा जाता है कि अगर 36 गुण है तो उसके साथ में बहुत कम घरेलू जीवन उन्होंने एक साथ बिताया, बाकी मैक्सिमम टाइम वो विभक्त रहे हैं। तो किसी के जीवन में ऐसा नहीं आए, इसलिए ज्ञानी और पंडित अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और उसके नॉलेज के हिसाब से बोल देता है कि अगर आपके 36 गुण आन रहे तो आप एक दूसरे को बिल्कुल अनुरूप हैं, अभी शादी ना करेंगे तो अच्छा है, ना करेंगे तो अच्छा है। 36 to 36 को पूरा मना ही कर देते हो, टोटली बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। और जल्दी शादी होने के लिए भी कई उपाय किए जाते हैं, तो क्या वो कुंडली देखकर किए जाते हैं, किस प्रकार किए जाते हैं? नहीं, शादी में किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी बाधाएं आ रही है, मतलब काफी दफा ऐसे होता है कि सब कुछ ठीक ठाक होता है, लड़का पसंद करके जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इनकार आ जाता है उनकी तरफ से, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, अभी के हिसाब से हम देखा जाए तो नॉर्मली जैसे कि लड़की का 20 तक एजुकेशन चालू रहता है, एट द एज ऑफ 20 में वो ग्रेजुएट हो जाती है। आज मिनिमम एजुकेशन 20 तक है, तो 20 के बाद में उसके जो माता पिता रहते हैं वो भी अगर एजुकेटेड रहेंगे तो 20 के बाद में ही उसका शादी का देखते हैं। फिर 20 के बाद में 20 से 25 में मोस्ट ऑफ 70% शादी हो ही जाती है। हाँ। और अगर 25 से आगे जाके समझो लड़कियों को कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या कोई अलग उनके पास रीजन है या उससे पहले बड़ी बहनें हैं तो उनकी शादी करनी है, वो कारण से लेट हो गया तो 20 से 25 के बाद में बट नेचुरल रूटीन में उनका शादी हो जाता है। लेकिन कभी कभी और ऐसे रहता है कि घर में पहली लड़की है, उसका ग्रेजुएशन भी पूरा है, उसको जॉब भी है और उसका शादी का देख रहे हैं, हाँ। लेकिन उसका शादी नहीं जमता है। तो उसके लिए कारण ये रहता है कि शादी में जैसे 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी अगर आपको करना रहेगा तो आपको चांद की ताकत देने, जिसको मून पावर बोलते हैं, तो चंद्र बल आपका होना चाहिए, रवि का आपको बल होना चाहिए। तीसरी बात है कि आपको बृहस्पति का बल होना चाहिए। मैंने अभी एपिसोड की शुरुआत की तो मैंने पहले 3 राशि बोली कि 3 राशि के लिए गुरु बल नहीं है, तो बृहस्पति का बल नहीं है, गुरु का बल होने से हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु का बल नहीं होगा तो इन तीनों का बल तो आवश्यक है, उसके साथ में मंगल होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कुंडली के हिसाब से माना जाता है कि मंगल कुंडली के हिसाब से 9 साल का जब भी हो जाता है, अच्छा। तभी आपके शादी के योग चालू हो जाते हैं। अच्छा, और मंगल होना चाहिए। हाँ, मंगल कुंडली में तो मौजूद रहता है, तो मौजूद मंगल ये जीवित अवस्था में होना चाहिए। और मंगल जब भी 9 साल का हो जाता है तो मंगल 9 साल का जब भी हो जाएगा तो नॉर्मली आपका रूटीन वो 20-21 तक आ जाता है, या किसी के इसमें 18-19 में भी वो 9 साल का हो जाता है तो उस समय उनकी शादी हो जाती है। या किसी की अबाउट 20 to 25 में मंगल
नेचुरली 9 साल का हो जाता है और फिर उसके योग आ जाते हैं। तो कभी कभी फिर चंद्रमा का बल नहीं रहेगा, रवि का बल नहीं रहेगा या बृहस्पति का बल नहीं रहेगा, तो ये तीनों का बल नहीं रहने से कारण भी शादी लेट हो जाती है। या दूसरा रीजन ऐसा रहता है कि तीनों का भी बल है, क्योंकि अगर उसका एजुकेशन पूरा हुआ है तो डेफिनेट उसको रवि का बल है, उसको जॉब भी लगी है तो उसको चंद्र का भी बल है, और ये सब वो रूटीनली कर पा रही है, सब जगह पे अटेंड कर रही है, अच्छी दिख रही है, सब शेड्यूल उसका मना रही है, तो इतना मनाने के बाद में उसको बृहस्पति का बल है, गुरु का भी बल है, तो फिर इन तीनों का बल होने के बावजूद भी फिर उसका शादी में ही क्यों रिकॉर्ड आ रही है, तो उसका कारण फिर वो मंगल का हो जाता है कि मंगल उसका शायद 9 साल का नहीं हो गया हो, और फिर 9 साल का नहीं हो गया तो उसके लिए कुछ विधि विधान करके उसको बाजू में किया जाता है और वो शादी के योग लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मांगलिक जिसे कहा जाता है वो क्या होता है? जी, मांगलिक का ये बहुत अच्छा सवाल आपने ये प्रोग्राम में पूछा, क्योंकि मंगल और मांगलिक इसमें बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं। अच्छा। और कई सारे तो लड़कियों के कुंडली आती है कि बहुत सुंदर कुंडली के योग है, इतने अच्छे योग है कि वो किसी के नसीब में वो लड़की गई तो उसका पूरा दुर्भाग्य उसका बदल जाएगा, वो भाग्य में बदल देगी, या साथ साथ उसको लक्ष्मी स्वरूप पत्नी का प्राप्ति हो जाएगी। इतनी अच्छी कुंडली हो जाने के बाद में भी वो मांगलिक है इसलिए उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये मांगलिक है, ये लड़की को नहीं मंगल है, वो है। तो मंगल में सबसे पहले कैसा है कि मंगल में 1, 4, 7 और 8 ये 4 स्थानों में ही मंगल माना जाता है। अच्छा। कुंडली में अगर प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में इस स्थान में अगर मंगल है तो वो मांगलिक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो कौन से राशि में है वो भी देखना चाहिए। अगर वो कन्या राशि में है तो वो निर्बल हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो मंगल है मंगल है मंगल है ऐसा बोलने से नहीं, सबसे पहले समझा लेना चाहिए कि वो मांगलिक है तो कौन से स्वरूप से वो मांगलिक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मंगल रवि के साथ में आ गया तो रवि के साथ में उसका अर्धमंगल कारक योग हो जाता है, तो उसे अवॉइड किया जाता है। और कौन से भी स्थान में मंगल रहेगा, लड़की अगर मांगलिक भी रहेगी तो भी ये जरूरी नहीं है कि उसको जो पति पाए वो मंगल ही होना चाहिए या मांगलिक ही होना चाहिए, यानी उसको मंगल होना ही चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं रहती। कभी कभी लड़के की कुंडली में शनि अच्छा रहेगा तो भी वो अर्धमंगल कारक योग में चल जाता है, रवि अच्छा रहेगा तो भी चल जाता है, राहु अच्छा रहेगा तो भी चल जाता है। तो सबसे पहले मंगलिक लड़की है या मांगलिक लड़का है तो ये देखिए उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। काफी दफा ऐसा होता है कि कुंडली जब दिखाई जाती है तो मांगलिक करके उसे रिजेक्ट किया जाता है कि नहीं, मतलब मेरी खुद की सहेली के साथ ये हो चुका है, काफी दिनों तक वो कुंडली लेकर घूमती रही लेकिन मांगलिक होने के कारण रिजेक्ट कर दी जाती थी। तो ये कितना असर करता है उसकी शादी पर, ये मैंने खुद देखा, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि किस तरह ये इफेक्ट करता है शादियों पर। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी तरह से सही समय पे आपने वो पूछा है, क्योंकि अभी शादी का भी मौसम है और कितने घर में ये प्रॉब्लम रहेगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंगल जिनको भी है, जो लोग मांगलिक भी है तो मांगलिक है उन लोगों ने ये कान खोल के सुन लेना चाहिए कि अगर मंगल है तो खाली मांगलिक हम पकड़ के नहीं बैठने चाहिए। ये देखना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत में कोई भी मंगल आपके कोई भी स्थान में रहे तो जरूरी नहीं कि सामने वाले में फिर वो लड़का रहे लड़की रहे उसमें मंगल चाहिए। वो मांगलिक नहीं भी हो तो भी आपका उसके साथ में जम सकता है, अर्ध मंगल कारक योग हो तो चल सकता है, उसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। कई दफा ऐसे सुनने में आया कि मांगलिक अगर है तो उसके ऊपर कोई उपाय किया जाता है, तो क्या सच है, कुछ किया जा सकता है ऐसे? इसके लिए 3 बातें होती है। देखो, मंगल हो जाने से आदमी के इसमें उष्णताएं बहुत रहती हैं, तो उष्णता की वजह से उनमें शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आगे जाके वही मंगल आपके संसार में इफेक्ट हो जाता है, वही मंगल अपने संतति में इफेक्ट हो जाता है। तो इफेक्ट कम करने के लिए कुछ विधान ऐसे किए जाते हैं जिसमें मंगल की शांति हो जाती है। और मंगल की शांति करके उसमें जप जाप है, वो जप जाप करके होता है। कभी कई जगह गाय को खाना खिलाया जाता है, तो गाय के जीवा का स्पर्श होकर भी आप में की बहुत सारी जो तत्व है उष्णता के वो कम हो जाते हैं। तो उस प्रकार के कई शांति विधान है जो करके आप मंगल की शांति कर सकते हैं। फिर मंगल जो है तो उसको है, अभी रिसेंट में देखा जाए तो अभिषेक बच्चन हो रहा है, इसका जो ऐश्वर्या राय का हुआ तो उनमें भी मांगलिक का प्रॉब्लम था, वो मांगलिक था, वो मांगलिक नहीं है। तो उसके लिए फिर उन्होंने मंगल का जो उगम स्थान है वो उज्जैन माना गया है, उज्जैन में वो रेखा है जहाँ पे मंगल प्रकट हुए, तो मंगल रेखा पे जाके वहां पे उन्होंने पूजन किया। जो शांति आप बोल रहे हैं या शांति विधान जो बोल रहे हैं वो उज्जैन में जाके उन्होंने किया। तो ये शांति विधान आता है और ये शांति विधान होकर मंगल की शांति करके फिर वो मंगल को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और अगर फिर वो कुंडली में अर्ध मंगल कारक योग में हो तो शादी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ घरेलू जीवन या संसार को सुखी बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय बताना चाहेंगे आप? जी देखो, ऐसा होता है कि ये भी अच्छा है कि जो जिसके शादी होने वाली है तो उसके लिए ये पर्याय है। और शादी अगर हो गई है और शादी हो जाने के बाद में समझो मान लो उन समय उनके पास में किसी की डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, तो फिर उन्होंने कुंडली नहीं है इसलिए कुंडली मिलन नहीं किया है, कई सारे कारण है, या उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, अगर उनकी पत्रिका नहीं जम रहे फिर भी उन्होंने कर दिया है। कुंडली क्या बाद में बना सकते हैं क्या, मतलब अगर जन्म के वक्त नहीं बनाई है तो कुंडली बाद में किस प्रकार बना सकते हैं? नहीं, कुंडली अगर बनानी है तो जिंदगी में आप चाहो तभी उसको कभी भी बना सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होनी चाहिए, आपका समय मालूम होना चाहिए कि ये समय पे मैं जन्म हुआ मेरा, मतलब ये दो चीजें अगर पता है आपको तो आप कभी भी कुंडली बना सकते हैं। तो आप जिंदगी में कभी भी कुंडली बना सकते हैं और उसका लाभ बिल्कुल ले सकते हैं। ज्ञानी पंडित से उसका पूरा जानकारी लेके आगे के जीवन का पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर समझो कोई शादी में अगर शादी हो गई है और संसार जीवन में कोई उनको समस्या पीड़ रही है कि दोनों का जम नहीं रहा है या कोई
अलग से कारण है, तो उसके लिए सबसे पहले कि गणेश भगवान को मान के ही सब बातें होती रहती है। जैसे शादी हो या कोई हो तो गणेश भगवान की उपासना उसके लिए बहुत लाभकारक है। ऐसे कोई बहनों को या भाइयों को शादी के जीवन में, संसारिक जीवन में कोई तकलीफ आ रही है तो आप जरूर इसका व्रत कर सकते हैं। गणेश जी का मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। मंगलवार के दिन में व्रत करने से, मंगलवार के दिन में गणेश जी का दर्शन करने से, या मंगलवार के दिन मंदिर में जाके लाल फूल, दुर्वा और गुड़ जो उनको बहुत प्रिय है वो उनको चलाने से भी शादी के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। तो ये 3 चीजें, मंगलवार का व्रत करें, मंगलवार को गणेश जी का दर्शन करें, गणेश जी के मंदिर में जाके लाल फूल, दुर्वा और गुड़, ये नॉर्मली इसके लिए कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है, नॉर्मल रूटीन में ये हो जाएगा। दुर्वा तो घर के इधर ही निकलती है, गुड़ तो घर में किराने के अनाज के इसमें ही भी हो जाता है, और तीसरे लाल फूल तो कहीं पे भी पेड़ पे मिल जाता है। तो ये तीनों चीज चला के विदाउट कोई एक्सपेंसेस ही आप इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। या जिनको आगे जाके गणेश जी का अथर्व शीर्ष याद आता है या गणपति स्तोत्र किसी को बोलने को आ रहा है तो घरेलू जीवन में रोज उसको नहाने के बाद में बोलने से भी बहुत सारे संसार जीवन में बदलाव आ जाएंगे, अच्छी तरह से चेंजेस उसमें आ जाएंगे। और एक अपने पे सवाल पूछा था कि शादी किसको ये है कि करने का है और उसमें ये आ रही है, तो इसके उपाय में भी बिल्कुल एक अच्छा उपाय सरल आता है। कभी कभी मंगल अगर इस साल का यानी जैसे मैंने बताया कि 9 साल का नहीं है, उसको मोड़ भद्रा नाम योग से पहचान जाता है। मोड़ भद्रा योग है, तो उसके लिए एक अच्छा उपाय हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे और ये उपाय का बिल्कुल आप अनुभव लो। ये टोटका है और ये टोटका बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो इसमें 2 अपने खाने के जो पत्ते रहते हैं वो 2 पत्ते लिए जाते हैं, उसके ऊपर एक सुपारी रखी जाती है और एक हलकुंडी जो अपनी हल्दी आती है वो रखी जाती है। और जो लड़का लड़की जिसकी शादी करनी है और ऐसे कोई कारण से शादी नहीं जम रही है तो 7 बार इसके ऊपर से उसे उतारा जाता है और उसको बहते पानी में छोड़ा जाता है। कौन से भी मंगलवार के दिन में सुबह के समय आप ये कर सकते हैं। इसे मान लो कि 3 हफ्ते में शादी फाइनल हो जाती है और ये बहुत सरल है, ये कोई भी कर सकता है जी। अगर शादी जब तय हो जाती है तो उसके बाद का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, किस वक्त का होना चाहिए? मुहूर्त का देखो कैसे कि हर एक का मुहूर्त अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हर एक की कुंडली अलग अलग है और दोनों को मिलाने के बाद में उनके कुंडली अलग से बनेगी जो उनकी शादी के समय रहेगी। जैसे कि उनका उस समय से उनका एक पारिवारिक जीवन चालू हो गया, वो दूसरे से जैसे अर्धांगी हो गए तो वो आधा और ये आधा मिलके एक अंग हो गया, तो वो एक नया जन्म ही है आपका। तो वो नया जन्म हो गया तो उसकी वो कुंडली है। जैसे एक जन्म हमारा है वो हमारे हाथ में नहीं है, हम किस समय पैदा होना है हमारे हाथ में नहीं है कि उस समय पैदा हो वो कुंडली है। तो ये हम ऐसे समय पे इनको ला सकते हैं जीवन में कि वो दोनों के लिए लाभकारी हो। तो फिर पंडित, विज्ञान या कोई भी ज्ञानी आदमी वो दोनों के कुंडली से ये तय करता है कि ये मुहूर्त, इस मुहूर्त में निकलने वाले इनके योग बिल्कुल उनके जीवन में शुभ रहेंगे। तो उनके दोनों की कुंडली से अनुरूप वो मुहूर्त निकाला जाता है और दिया जाता है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को हमें काफी अच्छी और ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस घर में कुंडली को लेकर बहस होती है, जो पिता अपनी बेटी के मांगलिक होने पर परेशानी लेकर घूमते हैं, उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुंडली किसी अच्छे ज्ञानी को बताइए और उसके ऊपर उपाय भी मिल सकता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा हमें बताना न भूले। हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है खबरबात, चैनल 1, JK प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। दोस्तों, अब अपनी दोस्त नाज़रीन को दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए शब बखैर।